पाकिस्तानी मैशत को बड़ा झटका। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास सिर्फ 7 अरब डॉलर के ज़खायर बाकी रह गए। निगरान हुकूमत ने कम मुद्दत में सिर्फ 3,500 अरब बैंकों से कर्ज ले लिया। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा मकरूज हो गया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक अरशद आसम। नाजरीन, बात करते हैं पाकिस्तान की मैशत के हवाले से। इस वक्त पाकिस्तान की मैशत बिसाखियों के ऊपर खड़ी है। कोई मुल्क कर्ज देने को तैयार नहीं है। पाकिस्तानी हुकूमत IMF के पास भी जा रही है, वर्ल्ड बैंक के पास भी जा रही है, एशियाई तरक्याती बैंक के पास भी जा रही है, तमाम आलमी मालियाती इदारों के पास जा रही है, लेकिन कोई मालियाती इदारा पाकिस्तान के ऊपर एतमाद करने को तैयार नहीं है। ताज़ा तरीन जो हमारे पास रिपोर्ट आई है उसमें यह बताया गया है कि पाकिस्तान की मैशत को एक बहुत बड़ा झटका लगा है, और वो ये लगा है कि फौरी तौर पर पाकिस्तान को 136 मिलियन डॉलर जो ज़खायर थे पाकिस्तान के, वो कर्ज अदायगी की वजह से पाकिस्तान के खजाने से निकल गए हैं। और इस वक्त जो ज़र मुबादला पाकिस्तान के स्टेट बैंक के पास मौजूद है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो स्टेट बैंक के पास सिर्फ इस वक्त 5.163 अरब डॉलर रह गए हैं। और अगर हम बात करते हैं जो प्राइवेट बैंक हैं, जो निजी बैंक हैं, तो उनके पास इस वक्त 6.904 अरब डॉलर के ज़र मुबादला के ज़खायर हैं। ये एक बहुत बड़ा धचका है पाकिस्तान की मैशत को। पाकिस्तान की मैशत आगे चलेगी कैसे? इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है उसमें हुकूमत क्या कर रही है, और आने वाली जो इंतखाबात के बाद हुकूमत है वो क्या करने जा रही है, इन सवालों के ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको यह बताएं कि जो मौजूदा निगरान हुकूमत है इसने सिर्फ अपने कलील वक्त के अंदर 3,500 अरब रुपए का जो कर्ज है वो प्राइवेट जो बैंक है पाकिस्तान के अंदर जो मौजूद है उनसे उठा लिया है, जो कि गुज़श्ता जितने भी हुकूमतें उनका मुकाबला किया जाए, उनका आपस में तकाबली जायजा लिया जाए तो तकरीबन 750 गुना कर्ज ज्यादा इस मौजूदा निगरान हुकूमत ने लिया है। अब सवाल यह है कि जो निगरान हुकूमत ने 750 अरब रुपए के कर्ज ले लिए हैं, और इसके अलावा जो निजी बैंकों से भी 3,500 अरब का जो कर्ज लिया है, इसको अदा कौन करेगा? लाबहाला तौर पर जब नई हुकूमत आएगी वो हुकूमत कर्ज अदा करने की पाबंद होगी, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान ने, स्टेट ने आलमी मालियाती इदारों के साथ भी वादे किए हैं, उनके साथ जो MOU साइन हुए, उनके साथ जो डील्स हुई हैं, उस डील को जो पूरा करना रियासत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि इस वक्त पाकिस्तान का जो खजाना वो खाली है। पाकिस्तान के अंदर जितने भी तरक्याती मनसूबे चल रहे थे वो तमाम तरक्याती मनसूबे अब रुकने जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। लेकिन इसके साथ साथ आपको यह भी बताते चलें कि अगर पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर कम होंगे तो पाकिस्तान को इसका नुकसान क्या होगा? सबसे बड़ा यह नुकसान होगा कि पाकिस्तान ने जो इंटरनेशनल लेवल पर सौदे करने हैं, जब वहां से कोई भी आलमी मार्केट से कोई चीज़ खरीदनी है तो उनके पास पैसे नहीं होंगे जिससे वो चीज़ खरीद सके। फिर दूसरा जो बड़ा मसला होगा कि पाकिस्तान के पास गारंटी देने के लिए कोई ऐसी चीज़ बाकी नहीं बच पा रही जिसको गिरवी रखकर पाकिस्तान आलमी मालियाती इदारों से जो है वो कर्ज हासिल कर सके। अभी हम ताज़ा तरीन अगर सूरत हाल की बात करते हैं तो पाकिस्तान ने जो तरले की है, जो मिन्नत समाजत की है आलमी मालियाती इदारों की, उस आलमी मालियाती इदारों की मिन्नत समाजत के बाद क्या हुआ है कि एशियाई तरक्याती बैंक ने और इसके साथ साथ जो आलमी बैंक है उसने सिर्फ हामी भरी है कि वो पाकिस्तान को सिर्फ 1 अरब 55 करोड़ रुपए का कर्ज दे सकता है। लेकिन ये इसके साथ साथ ये भी आपको बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि IMF ने सिर्फ 700 मिलियन डॉलर जो कर्ज देने की सिर्फ अभी हामी भरी है, अभी उसने देने के लिए कोई मंजूरी नहीं दी। लेकिन ये देखना है कि अगर आने वाली हुकूमत अवामी मैंडेट लेके जो आने जा रही है, जो 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद आने जा रही है, क्या वो पाकिस्तान की मैशत को संभाल सकेगी? दूसरा बड़ा सवाल यह है कि जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर तरक्याती मनसूबे चल रहे हैं, अगर वो मुकम्मल नहीं होते, उन मनसूबों को उनकी तकमील के लिए जो आलमी मालियाती इदारों से कर्ज लिया गया है, जो निजी बैंकों से कर्ज लिया गया है, उस कर्ज को फिर वापस कौन करेगा? अगर वो जारी तरक्याती मनसूबे जो रुक जाते हैं तो उसके ऊपर जो कास्ट आएगी वो फिर कहीं आगे निकल जाएगी। जब एक जारी तरक्याती मनसूबा रुक जाता है तो उसकी कास्ट का जो पहले वैल्यूएशन की जाती है, जो उसकी मनसूबा बंदी की जाती है, जो उसके लिए प्लानिंग की जाती है, अगर वो तसलसल के साथ जारी रहे
तो उसी प्लानिंग के अंदर उस प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया जाता है। लेकिन अगर उसके अंदर कोई गैप आ जाता है तो फिर उस मंसूबे के ऊपर जो लागत है वो कई गुना बढ़ जाती है, जिसका आप देखते हैं कि माजी में मिसाल आप देखते हैं ऑरेंज बस की देख सकते हैं, ऑरेंज ट्रेन की देख सकते हैं, मेट्रो बस मंसूबा देख सकते हैं। इस तरह के बड़े मेगा जो प्रोजेक्ट्स हैं जब उनको रोका गया, इस तरह बिजली के कारखाने जो लग रहे थे, बिजली के एनर्जी के जो मंसूबे लग रहे थे, उन्हें जो हुकूमत ही नून लीग की, उसके बाद जब पीटीआई की हुकूमत आई, जब उस हुकूमत ने उन मंसूबों को रोका तो फिर वो कास्ट कई गुना बढ़ गई। आखिर क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान गारंटी देती है आलमी मालियाती इदारों को, और उन आलमी मालियाती इदारों को जब गारंटी दी जाती है तो फिर स्टेट पाबंद होती है कि उस कर्ज को उसी मंसूबे के ऊपर खर्च किया जाए जिसके लिए हुकूमत पाकिस्तान आलमी मालियाती इदारों के साथ जो मुआहदे करती है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि अगर हुकूमत पाकिस्तान के पास ज़र मुबादला में ज़खायर नहीं, जो कम होंगे, उनके पास मतलूबा जो ज़र मुबादला होना चाहिए वो नहीं होगा, और अगर पाकिस्तानी हुकूमत निजी बैंकों से भी धड़ाधड़ कर्जे लिए जाती है, अपने कौमी इदारे को, अपने कौमी अमलाक को वहां पे गिरवी रखती है, तो फिर लामहला हुकूमत के पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है और वो है टैक्सेस का। फिर आने वाली जो भी हुकूमत होगी वो अवाम के ऊपर टैक्सेस की भरमार कर देगी, और फिर वो टैक्स जब आम आदमी को देना पड़ेंगे तो फिर आम आदमी जो है उसकी चीखें निकल जाएंगी। सोचने की बात यह है, जो गौर तलब बात यह है कि इस वक्त एक जमात कहती है कि मुझे हुकूमत दी जाए, दूसरी जमात ये कहती है कि मुझे इक़्तिदार में आने का मौका दिया जाए, लेकिन कोई जमात मिसाके जमहूरियत तो करती है लेकिन मिसाके मईशत के ऊपर तैयार नहीं है। उसकी बुनियादी वजह क्या है नाज़रीन? इसकी बुनियादी वजह यह है कि कोई भी हुकूमत, चाहे वो मुस्लिम लीग नवाज की शक्ल में हो, जमात की शक्ल में आए, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, किसी भी सियासी जमात की हुकूमत आए, उसको सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये है कि जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उसे पूरा कैसे करना है, कौमी खजाने को कैसे भरना है, जो जारी तरक्याती मनसूबे हैं उसको कैसे मुकम्मल करना है, फिर सबसे बड़ी बात अपनी आवाम को रिलीफ कैसे देना है। एक तरफ जो है वो आलमी मालियाती इदारों का प्रेशर है, दूसरी तरफ हुकूमत के ऊपर अखलाकी तौर पर प्रेशर है अवाम का। जिन जमातों को अवाम की तरफ से मैंडेट मिलेगा उन जमातों को भी ये देखना होगा कि वो अपने अवाम को रिलीफ क्या दे सकती हैं। लेकिन बात जो गौर तलब है वो ये है कि तमाम सियासी जमातों को मिल बैठकर एक मिसाके मईशत करना अब जरूरी हो चुका है कि चाहे कोई भी सियासी जमात आए, इक़्तिदार में आए, लेकिन जो तसलसल है मईशत के हवाले से, जो मईशत के हवाले से जो पॉलिसियां बनी वो तसलसल के साथ चलते रहनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर जितनी तेजी के साथ पाकिस्तान कर्जों की दलदल में फंस चुका है कि एक पाकिस्तान में अभी तक जो बच्चा पैदा नहीं हुआ वो भी 1.25 से 2 लाख का मकरूज है। अगर पाकिस्तान में जिस बच्चे ने अभी तक आंख नहीं खोली, पैदा नहीं हुआ, वो पैदा होने से पहले ही मकरूज है, तो फिर ये पाकिस्तान तरक्की कैसे करेगा? हुकूमत को, जो भी हुकूमत मौजूद इस वक्त तो निगरान हुकूमत है, लेकिन इलेक्शन के बाद जो भी हुकूमत आएगी उसको ये मनसूबा बंदी करना पड़ेगी, उसको ये सोचना पड़ेगा कि अगर पाकिस्तान की मैशत को बेहतर करना है, पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल को बेहतर बनाना है, तो फिर यहां पर रोजगार के मौके पैदा करने होंगे, यहां पर उन सेक्टर्स के ऊपर खसूसी तौर पर फोकस करना होगा जिससे पाकिस्तान ज्यादा से ज्यादा ज़र मुबादला कमा सकता है। हमारी जो जितनी भी एक्सपोर्ट है उनको बढ़ाना पड़ेगा, जितनी ज्यादा हमारी बरामदात होगी उनको ऊपर लेके जाना पड़ेगा, जो हमारी बंद मैशत है उसको चलाना पड़ेगा, और जो इंडस्ट्री बंद हो रही है उसको सब्सिडी देकर दोबारा अपने पांव पे खड़ा करना होगा। तभी जाकर जो है पाकिस्तान की मैशत जो है वो अपने पांव पे खड़ी हो सकती है। लेकिन नाज़रीन, ये सिर्फ किसी एक बंदे के बस की बात नहीं है, ये किसी एक सियासी जमात के बस की बात नहीं है। इसके लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को, चाहे वो पाकिस्तान के रियासती इदारे हैं, चाहे वो सियासी जमातें हैं, तमाम को मिल बैठकर एक नुक्ते पे ऊपर गौर करना होगा कि आखिर पाकिस्तान की जो मैशत इतनी तेजी के साथ गिर रही है, पाकिस्तान का जो पैसा है उसकी वैल्यू बड़ी तेजी से जो गिर रही है, उसको रोकना कैसे है। डॉलर जो छुतर बेमहार होकर इसकी कीमत मुसलसल बढ़ जाती है, इसको नीचे कैसे लेके आना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर जब तक इस्तेहकाम नहीं होगा, सियासी तौर पर इस्तेहकाम नहीं होगा, अमन आमा की हालत बेहतर नहीं होगी, तो पाकिस्तान की मैशत कभी भी आगे तरक्की नहीं कर सकती। यह गौर तलब बात है और सोचना है तमाम सियासी जमातों को, यह अवाम को भी सोचना है कि उन जमातों को आगे लेके आए, उन उम्मीदवारों को आगे लेके आए
جو پاکستان کی حقیقی طور پر نمائندگی کر سکتے ہیں، جو پاکستان کی معیشت کو سمجھتے ہیں، جو پاکستان کی معیشت کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر سکتے ہیں، جن کی عالمی سطح پر کوئی ایک شناخت ہے، انہیں لوگ ان کی بات کو مانتے ہیں۔ اگر ووٹ کی طاقت سے عوام نے اپنے منتخب نمائندوں کا چناؤ بہتر طریقے سے نہ کیا تو پھر یہ ایک بہت بڑی الارمنگ سچویشن، آپ کو جیسے ہم نے عرض کی ہے کہ پاکستان کے پاس زر مبادلہ تیزی کے ساتھ کام ہو چکے ہیں، کوئی ملک پاکستان کو قرض دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی ملک پاکستان کو مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر یہی صورتحال رہتی ہے تو پھر پاکستان کی معیشت کا اللہ ہی حافظ ہے۔ ناظرین، جو سب سے بڑی اور اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو بھی آئندہ آنے والی حکومت ہو، خدا کے لیے اسے سوچنا ہوگا کہ قرضے لینے سے پاکستان کی معیشت ٹھیک نہیں ہوگی۔ یہاں جب تک آپ اپنی انڈسٹری کو پروموٹ نہیں کرتے، اپنی ایگریکلچر کو پروموٹ نہیں کرتے، اپنے لوگوں کو روزگار کے زیادہ مواقع جب تک فراہم نہیں کر سکتے، بھیک مانگنے سے پاکستان نہیں چل سکتا۔ پاکستان کو اگر عالمی سطح پر اس کے تشخص کو اجاگر کرنا ہے، اگر وہ کشکول توڑ کے پاکستان کی سالمیت کو مقدم رکھنا ہے، پاکستان کی ایک عالم اسلام کے اندر جو پہچان ہے اس پہچان کو اگر برقرار رکھنا ہے تو پھر ضروری ہے کہ پاکستان کے اندر معیشت کو مضبوط کیا جائے، امن و امان کی صورتحال کو مضبوط کیا جائے، اور قرضوں سے جان چھڑانے کے لیے جو حربہ استعمال سکتا ہے، جیسے ایک لیڈر نے کہا تھا کہ ہم سوکی کھا لیں گے، ہم گھاس کھا لیں گے، لیکن کسی کے آگے کشکول نہیں لے کے جائیں گے، کسی بھیک نہیں مانگیں گے۔ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ اگر پاکستان کی معیشت کو مضبوط بنانا ہے، پاکستان کی معیشت کو آگے لے کے چلنا ہے، تو پھر یہ جو اختلافات ہیں، جو سیاسی اختلافات ہیں، جو علاقائی تعصبات ہیں، ان سے بالاتر ہو کر تمام سیاسی جماعتوں کو، جس طرح بڑی سیاسی جماعتوں نے میثاق جمہوریت کیا ہے، اسی طرح تمام سیاسی جماعتوں کو میثاق معیشت کرنا ہوگا، تاکہ پاکستان جو ہے اس کی معیشت بھی ترقی کر سکے، اور 2050 میں جب پاکستان پہنچے تو پاکستان ان 5 بڑی عالمی اقتصادی قوتوں میں اس کا شمار ہو جو اقتصادی پر بہت بڑی مستحکم ہوں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمارے پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور اس کی خوشحالی اور کامرانی کے لیے اپنی خاص توجہ فرمائے۔ اپنے میزبان ملک ارشد اعظم کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔